खूब सड़कें बनाओ, खूब काटो, पहाड़ों के सीने चीर दो। अब कितनी जिंदगियां जो हैं खत्म हो गई। पहाड़ को इस तरह नहीं काटा जाना। तो ऊपर से धड़ाम से पूरा ऊपर फॉरेस्ट भी, सैकड़ों पेड़ हैं, पेड़, मलबा, बड़े बोल्डर, पत्थर सब सड़क पे आ रहे हैं। शायद मशीनों से कटान करने में सीधा काटना हाँ, वो ज्यादा आसान ये है। एक सबसे बड़ी वजह है। उनमें लागत तो वो कम करता है, लागत जो कंस्ट्रक्शन है। पहाड़ में जो जिंदगियां हैं, दूरस्थ तो दुर्गम क्षेत्र हैं, आज भी जाने के लिए भी सड़क नहीं है। और उत्तराखंड में तो ऐसे प्रयोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ बादल फटने की घटनाएं बहुत होती हैं। आज कोई मरा, आज कोई गड्ढे में गिर गया, आज ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया, गाड़ी में गिरा, पूरा परिवार खत्म हो गया। बरसात का मौसम जारी है। आपदाओं का कहर उत्तराखंड में लगातार चल रहा है। उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त है और वास्तव में लग रहा है कि इस वक्त पहाड़ का जीवन पहाड़ सा हो गया है। तो आपदा से जुड़े इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी भागीरथ शर्मा जी। आपका हार्दिक स्वागत है भागीरथ शर्मा जी हमारे इस शो पहाड़नामा में। और मैं चाहूँगा कि आपदा को लेकर क्या विचार है, आपका क्या है आपदा, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। बड़ा गंभीर विषय है अपन जी, और समसामयिक भी है। और उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से जिसके निर्माण की अवधारणा पर जब जाएंगे जी, तो सपना तो यही देखा था कि उत्तराखंड को एक ऐसा राज्य बनाया जाएगा जो भले ही आकार में, भौगोलिक क्षेत्रफल में छोटा सा लगे, बिल्कुल, लेकिन ये पूरे देश में एक विकसित राज्यों की श्रेणी में अग्रणी हो। बिल्कुल। और दूसरे और भी इशू थे जो रोजगार के रहे होंगे अवधारणा, लेकिन मेन यही था कि पहाड़ में जो जिंदगियां हैं, दूरस्थ तो दुर्गम क्षेत्र हैं, आज भी 26 साल हो गए राज्य बनने को, पूरे होने वाले हैं। अब रोज़ आए दिन खबर सुनते हैं कि किसी गांव में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसको 4-5 किलोमीटर रोड हेड तक लाने के लिए जो है डंडी कंठी या चारपाई या डोली इत्यादि का लोग कंधों में ला के इस तरह से। एक तो ये स्कूल पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। दूसरा ये है, ऐसी खबरें भी आती हैं कि कोई महिला चारा लेने जंगल गई, बिल्कुल, और पेड़ से गिर गई, घायल हो गई। और पहले तो कई बार पता ही नहीं चलता कि वो गिर गई हैं, जो चोटिल हो गई हैं। और जब पता चलता है तो उनको घायलावस्था में अस्पताल लाने में, जो कम से कम जिला अस्पताल हैं, वो बहुत जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो खासकर पर्वतीय जिलों में जो स्थिति है, तो जिला मुख्यालय 40 से 50 किलोमीटर कम से कम है, बिल्कुल, कहीं ये ज़्यादा भी हैं। तो उसको पहले रोड हेड तक लाना और फिर वहाँ रोड हेड पे फिर साधन उपलब्ध होना, एम्बुलेंस उपलब्ध होना, तो जो गोल्डन आवर है वो सब निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रोड हेड तक आने से पहले ही दम तोड़ देते हैं लोग जी, बहुत घटनाएं हैं। तीसरा एक जो आजकल हो रहा है कि खासकर जो मानव और वन्य जीव जो संघर्ष है, कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, अब कितनी जिंदगियां जो हैं ख़त्म हो गई। इसी सीज़न में आप देखेंगे पिछले करीब 8-9 महीने में कोई पर्वतीय नहीं या मैदानी ज़िलों में भी ये वन्य जीवों के हमले में लोग मरे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जो इस दिन मानव संघर्ष और मानव और पशु संघर्ष नहीं हुआ है। बिल्कुल, कई बार मारे जाते हैं, कई बार घायल हो जाते हैं। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इतनी दिक्कत है कि ये जो कंजर्वेशन एक्ट है वाइल्ड लाइफ का, ये ठीक है कि वन्य जीवों जीने का अधिकार सभी को है, वन्य जीवों को भी है। और ये भी, इस बात को भी नहीं भूला जा सकता कि मनुष्य और वाइल्ड लाइफ का एक सह अस्तित्व है।
बिल्कुल। हम किसी न किसी रूप में उन सहचर पर हैं। सहचर हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में फिर भी हमारे सामने अभी बाघ दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। हमारी ये प्रयास होता है कि सरकारें ये चाहती हैं कि हमारे जो वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़े। अब पब्लिक जब हमले हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग, तो वो कहते हैं साहब ये बाघ तो हमें मारने लग गया। अब कहीं ना कहीं ये तो कारण तो हैं इसके। बिल्कुल। हमने उनका हैबिटेट छीना है। हैबिटेट छीना तो वो जो आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं, कई कारण हैं। कई कारण। जंगल में जो उनका जो प्राकृतिक जो उनका आहार है उसकी कमी हो गई है, जिनका वो भोजन करते हैं। बिल्कुल। कई चीज़ें हैं जो, हालांकि इस पर इतना विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जो हो क्या रहा है, जो आपदा, जैसे आपने सड़कों की बात की, ये सच है कि सड़कें लाइफलाइन हैं। सड़कें दूरस्थ क्षेत्र तक जो योजनाओं को, विकास को पहुंचाने का एक जरिया है, माध्यम है, बिल्कुल जरिया है। अब यह है कि सड़क की मांग होती है। जिस समय राज्य जब 2003-04 की बात बताऊं, हमारे करीब 15,000 या 15,500 लगभग रेवेन्यू विलेजेज हैं, राजस्व ग्राम जिनको कहते हैं। तो उस समय ये स्थिति थी कि कम से कम 500-700 गांव थे जो उन जिनकी रोड कनेक्टिविटी थी नहीं बिल्कुल, या थी तो कोई कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर पैदल जाना, तब 4 किलोमीटर। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा देहरादून जैसा जनपद, जहां राजधानी है, भले ही अस्थायी हो, जिसको हमने स्थायी रूप से दे दिया है, तो इससे लगे हुए 30-40 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर गांव में जाने के लिए भी सड़क नहीं है। अब हम पिथौरागढ़ के दूरस्थ अस्कोट या उससे आसपास के जो क्षेत्र हैं, अस्कोट में तो खैर सड़क है, मतलब उससे सराउंडिंग में कई ऐसे गांव, तमाम ग्रामीण क्षेत्र जी, वो नैनीताल जिले में भी हैं, बिल्कुल, चमोली में भी हैं, रुद्रप्रयाग में भी हैं। हो क्या रहा है कि हमारे नेताओं में भी शायद विजन की कमी है या क्या है। और देखते हैं हम, चूँकि जब कवरेज करते हैं गवर्नमेंट में या किसी मंत्रीगण से, मुख्यमंत्री जी से कभी बातें होती भी हैं, तो हर विधायक एक चिट्ठी लेके हमारे मेरे इस गांव की सड़क, इस गांव का खड़ंजा, ये सब सड़क की बात करते हैं। ये अच्छी बात है सड़क बने, लेकिन क्या सड़क एकमात्र विकल्प है विकास की किरण को किसी दुर्गम इलाके तक पहुंचाने का? एक तो ये बात है। क्या सड़क का भी कोई विकल्प हो सकता है? मतलब इस पर गौर करनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज सड़कें जिस प्रकार से बनाई जा रही हैं, उससे जो है, अब आप आपदा कह रहे थे, सरकारें क्या कह देती हैं जब लैंडस्लाइड होते हैं और जब प्राकृतिक जो भूधसाव हो रहे हैं जी, और दूसरे जो अन्य अधिकांशतः जो वो हो रही है, वनों का कटान हो रहा है, दोहन हो रहा है, वो भी अवैज्ञानिक तरीके से। ये नहीं देखा जा रहा है कि वन है, वन में जो घास है, खासकर जो स्लोप है, जिसको भीड़ा बोलते हैं पहाड़ में, भीड़ा टाइप का स्लोप सा होता है, वहाँ पर जैसे बाबिल कहते हैं घास होती है। कई ऐसी घासें हैं जो ज़मीन को, उसको फॉर्मली दृढ़ता से बड़ी होल्ड पकड़ रहे। अब उस पर बारिश हो भी, मिट्टी पिघलती भी है, तो लेकिन वो जड़ें उसको लैंडस्लाइड होने नहीं देती। अब आज क्या हो रहा है, अभी मैं केवल आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्या हमारे पास इतने बढ़िया, कहते हैं कि हमारे पास ब्रेन है, इतने बढ़िया इंजीनियर हैं, इतने बढ़िया हमारे पास भूकंप के विशेषज्ञ हैं और ग्लेशियर्स के इसके विशेषज्ञ हैं। देहरादून में वाडिया इतना बड़ा संस्थान यहाँ पर है और ग्लेशियर्स भी शोध होते हैं, नदियों पे, गधेरों पे, इकोलॉजी पे, हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा, उसमें नियमित रूप से एक अल्मोड़ा की जो कटारमल संस्था है, एक वाडिया है, ये भी शोध करते हैं। इतना बढ़िया ब्रेन है। जब ऑल वेदर रोड बन रही, आपने भी देखा होगा, सभी देखते हैं, बिल्कुल, इन्होंने जब पहाड़ का कटान किया, आपने देखा होगा, इन्होंने 90 डिग्री पे पहाड़ को सीधे काटा है। जबकि पहले जो पहाड़, पहले भी सड़कें बनती थी
और हमने बचपन से देखा है, 50 साल पहले भी जब सड़क कटती थी नहीं, तो उसको स्लोप में पहाड़ को काटते थे। अब ये पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग आ गई। सामान्य तो जो ज्योमेट्री भी किसी ने, मान लिया इंजीनियर नहीं भी है सिविल का, जो ज्योमेट्री को समझता होगा और जिसने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जिसने थोड़ा अध्ययन किया होगा, जो कर्ण बनता है वो एक स्लोप्स बनाता है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ उसको भी इतनी समझ होगी कि पहाड़ को इस तरह नहीं काटा जाना चाहिए, स्लोप में काटना चाहिए। स्लोप से होगा क्या, अगर वो स्लाइड होगा भी तो वो स्लोप से धीरे धीरे सरक के आएगा। उसमें क्या होगा कि अगर नीचे से जो आपने खड़े काटे हैं, नीचे से जो पानी है, पानी की निकासी ठीक नहीं है सड़कों पर, कहीं पानी रुकता है, वो नीचे से जब खोखला होने लगता है तो ऊपर से धड़ाम से पूरा ऊपर फॉरेस्ट भी है, सैकड़ों पेड़ हैं, पेड़, मलबा, बड़े बोल्डर, पत्थर सब सड़क पे आ रहे हैं। अब रोड ब्लॉक हो गई। आपने देखा होगा यहाँ भी हुआ, हिमाचल में भी इस बार कई ऐसी घटनाएं हुई जब किसी व्हीकल के ऊपर बोल्डर गिर गए, मलबा गिर गया, एक साथ कई लोगों की जान चली गई। उसके बाद भी हमें चिंता, ये कौन से इंजीनियर थे जिन्होंने इनको किसने बताया ऐसे पहाड़ काटा जाता है। आप पुराने कोई, हमारे पहाड़ के बहुत लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, अगर उनसे भी वो अपने घर में भी उनके, क्योंकि सीढ़ीदार खेत होते हैं और उसमें कोई अगर अपनी बटिया या रास्ता निकालते हैं तो जब काटेंगे अपने खेत को भी स्लोप में काटते हैं, या मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, मकान का रिटेनिंग वाल बनाएंगे उसको स्लोप में बनाएंगे, ऐसे खड़ा नहीं करेंगे। वो पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं है, वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही चिनते हैं, सब खुद करते हैं, कोई इंजीनियर नहीं है और उनके मकान स्थिर हैं। अब ये जो हो रहा है बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है। अब वो इतने स्लाइड जोन बन गए हैं सड़कों पर, रोज़ जो है, आज बद्रीनाथ यात्रा बंद हो गई, आज केदारनाथ, 4 धाम सड़कें बंद हो जा रही हैं, लोग उधर के उधर, इधर सब तमाम लोग फंस जा रहे हैं सड़कों पर और बड़ी चुनौतियां प्रशासन के सामने आती हैं। किसी ने भी, जिम्मेदार व्यक्ति ने अभी तक यहाँ से लेके जो NH अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उनके विशेषज्ञों ने तो कहना चाहिए कि भाई ये प्रयोग हमारा जो सीधे काट रहे हैं ये अच्छा साबित नहीं हुआ है, कम से कम भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें। तो एक तो ये हो गया है, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और स्टेट जो हाईवे हैं उनमें तो ये हालत है। अब जो आपके PMGSY और तमाम अन्य एजेंसी या रूरल जो इंजीनियरिंग सर्विस वाले हैं, जिला पंचायतें भी कहीं पर बनाती हैं, छोटी छोटी सड़कें, खड़ंजे पड़ंजे वगैरह बनाते हैं। तो आप ठीक है, बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों की डिमांड है। अब ये डेमोक्रेसी वोट का खेल होता है तो, लेकिन इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा है कि आपने PMGSY की जितनी हजारों सड़कें बनी हैं, अब आप सर्वे कर लीजिए। इस समय मोर देन पीछे विगत दिनों आंकड़े आए थे, मेरे ख्याल 30-40% से ज़्यादा सड़कें कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई हैं। उनका भी कटा नहीं, NH के जो था वही ये लोग भी फॉलो करने लग गए। शायद मशीनों से कटान करने में सीधा काटना आसान वो ज़्यादा आसान है, ये एक सबसे बड़ी वजह है। उनमें लागत वो कम करता है, लागत जो कंस्ट्रक्शन को। ठेकेदार के सामने ये है कि वो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, जो टेंडर प्रक्रिया में लो रेट में ठेका लेना, तो उसकी कॉस्टिंग कम करने के लिए एक मजबूरी भी से कहा जाता है। हालांकि लेकिन उसमें एक चीज़ और है, जब हम स्लोप में काटते हैं ना, हमारा कई बचतें हैं। यहाँ इन्होंने काटा क्या है, जो मलबा है जो है उसको, जो सड़क बन रही है उसको नीचे की तरफ डाल रहे हैं, उसको उठा करके उसके लिए एक अलग वो स्थान तय किया जाता है। जितनी मिट्टी पत्थर, क्योंकि पत्थर का उपयोग हो जाता है, उसको आप क्रैश करके उसका जो है उसकी गिट्टी बन जाती है, उसको कई कामों में आप ले सकते हैं। कहीं पर रिटेनिंग वाल बना रहे हैं, पहाड़ का पत्थर तो बहुत बढ़िया है, उसकी रिटेनिंग वाल बन जाती है। वो कॉस्ट में भी आना उतना कम होना चाहिए, ठेकेदार को रॉ मटेरियल वहीं अपनी जगह मिलता, लेकिन ये खेल बहुत बड़ा है। हमें जो लगता है कि सब कॉस्ट बढ़ाने में लगे हैं और जो बेकार सा लगने वाला मलुआ है, खासकर मिट्टी, उसको नीचे डाल रहे हैं। नीचे डालने से एक नया स्लाइड जोन हम डेवलप कर रहे हैं।
आप देखिएगा वो नई मिट्टी जब पड़ती है तो फिर पानी उसके ऊपर पड़ता है, फिर वो बहता है, फिर नीचे सड़क के ऊपर तो आपने स्लाइड जोन, ये जो है ये हमने ये मानव निर्मित है, और एक धसाव वाला जोन हम नीचे डेवलप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब आपने देखा होगा इस बार मसूरी की सड़क में भी धसाव हुआ था, खासकर ये तो पुरानी सड़क है, लेकिन नई सड़कों में नीचे से भी धसाव हो रहा है, ऊपर से मलबा हो रहा है। तो लॉस जो हो रहा है कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा लॉस हो जा रहा है। बिल्कुल। तो इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। मैं कहूँगा जब सरकार कहती है कि ये प्राकृतिक आपदा है, और मुझे हर आपदा को प्राकृतिक कहने पर मुझे घोर आपत्ति है। अब मैंने जितनी इन पर खासकर रूट्स पे जो बात हुई या अन्य उस पर, या हमने वाइल्ड लाइफ पे भी बात की, तो इसके जनक तो हम ही हैं, मनुष्य ही है। उसने अपनी नादानियों, नासमझियों या क्षणिक या तात्कालिक लाभ के लिए जो योजनाएं बनाई, जिस तरह से जो खाका खींचा अपने निर्माण का, उससे आपने आपदाओं को आमंत्रित कर दिया। अब आप उसको प्राकृतिक आपदा नाम दे करके किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये तो आपके द्वारा स्वजनित आपदाएं हैं, इसलिए प्राकृतिक नहीं है। आपदाएं तब भी होती थी, देखिए आपने देखा होगा जो नंदा राजजात यात्रा मार्ग पर जो नरमुंड मिलते हैं रूपकुंड में जी, और उस कहा जाता है वो जो नरमुंड हैं जो आज के मनुष्य की तुलना में वो दुगने या ढाई गुने बड़े हैं शारीरिक रूप से। तो ये मैंने जैसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि उस समय के आदमी की जो लंबाई चौड़ाई और शरीर का देह का जो आकार रहा होगा वो आज से कम 2 गुना 2.5 गुना ही रहा होगा। बिल्कुल। लंबाई आज औसत 6 फीट है, 6.5 फीट है, तो तत्समय हो सकता है वो 15 फीट या 20 फीट के आसपास रही होगी, और त्रेता में भी हाइट 20-25 फीट से ऊपर मानी जाती है। और आदमी की जो औसत आयु थी वो भी सेंचुरी क्या 2-3 सेंचुरी तक होती थी। चलिए खैर ये तो युगों की बात है। मेरा कहने का मतलब है कि आपदा ऐसा नहीं है तब नहीं थी। तो जो नरमुंड मिले हैं ये कहा तो यही जाता है कि बहुत भारी वर्षा हुई, विशाल ओले पड़े, उसमें लोग वहाँ मारे गए और उनके वो कंकाल आज भी वहाँ मिलते हैं। उन कंकालों के सिर में कहीं छेद पाए जाते हैं। पाया जाता तो कितना बड़ा ओला रहा होगा, कितना शक्तिशाली है। तो आपदाएं तब भी थी, लेकिन तब की आपदाएं वो प्राकृतिक थी। बिल्कुल। अभी लैंडस्लाइड को आप अगर प्राकृतिक कर रहे हैं तो बिल्कुल असहमति है। अब जो गत वर्ष धराली थराली में जो हुआ, हमने नदी तटों पर जिस तरह से अतिक्रमण करके बड़ी नासमझी पूर्वक हमने जो ढांचे डबल बनाए हैं कंक्रीट के, हमने माना कि अपनी समृद्धि का हम जो है एक नई नींव रख लिया है और ये हमारी कई पीढ़ियों तक हमारे काम आएंगी और एक अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी। सरकारों ने भी प्रोत्साहित किया, बैंकों ने लोन भी दिए, सरकारों ने अनुमतियां दी विभिन्न योजनाओं के तहत, सब्सिडीज़ दी गई क्योंकि वो भी जनता का पैसा है। बिल्कुल। हमने ये नहीं देखा नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह जो स्थल है, जो उसका हमने उसका भी ध्यान नहीं रखा। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पहली बार वो नदी में बाढ़ आई हो। हम पहाड़ में इतने गाड़ गधेरे, हर गांव में एक गधेरा तो कम से कम हर गांव को जोड़ता है पहाड़ में। बिल्कुल। तो बचपन सभी देख रहे हैं, उनमें बरसात में वो उफनते हैं और हादसे भी होते हैं, कटान भी होता है। तो आपने नदी तटों पर ये क्या कर दिया? अब फिर कहते हैं साहब आपदा आ गई, फिर कोई मुआवजा मांग रहा है, बिल्डिंग का मुआवजा मांगा जा रहा है। जो हमारी लाइफ का जो जीवन की क्षति हुई, अब हालांकि वो बड़ा दुखद है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये देखें तो कहीं ना कहीं दोषी तो हम ही हैं, हमारी सरकारें भी हैं उसके लिए। बिल्कुल। किसी की भी रही हो, क्यों आप अनुमति दे रहे हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते कि नदी है उसको रोका नहीं, पानी को कोई रोक सकता, आग को किसी ने रोका है ना, बरसात को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। आप कहने को तो कुछ ऐसे भी पीछे कहा जा रहा था कि ऐसा सिस्टम डेवलप कर गया कि बादल को
जो है हम उसको डाइवर्ट कर देंगे दूसरे स्थान पर। और उसके कोई जो दावा कर रहे थे जो विशेषज्ञ थे उनसे मेरी भी 3-4 साल पहले यहीं बात हुई थी, तो वो बड़ा समझा रहे थे। अब मैं भी, क्योंकि विज्ञान थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है, तो हम सोचते रह गए कि ये आखिर इतनी बड़ी तकनीक। हाँ, इतना घनीभूत बादल को जो आसमान में कम से कम 35-40 हज़ार फीट ऊपर है, उसको कैसे डाइवर्ट कर देंगे आप? कौन सी तकनीक है? हो सकता है आप डाइल्यूट भी करेंगे तो कैसे करेंगे? कोई व्यवहारिक उसका वो हो? नहीं साहब, हमने तो सऊदी अरब में भी ये कर दिया था, और उत्तराखंड में तो ऐसे प्रयोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बादल फटने की घटनाएं बहुत होती हैं संजीव जी। जो पूर्वानुमान अगर आपके पास लगाने का कोई अच्छा कॉम्पिटेंट कोई डिवाइस है, कोई उपकरण है, कोई यंत्र हैं, और हमें लगता है कि बागेश्वर के फलां स्थान पर बादल बहुत ज़्यादा घनीभूत हो गया है और वहाँ कभी भी बादल फट सकता है और अतिवृष्टि होगी, अतिवृष्टि से उत्पन्न जो है अन्य आपदाएं आएंगी, तो फिर तो आप उत्तराखंड सरकार को उसको हाथों हाथ लेना चाहिए था। तो क्यों कर कम से कम प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी नहीं लिया उसको? मुझे लगता है कि हमारे विशेषज्ञों ने या हमारे सिस्टम ने उसको उस पर विश्वास नहीं करा, जैसे मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो उत्तराखंड में बहुत कुछ हानि को रोका जा सकता है। अब पंजी, ये बातें तो बहुत हो गई। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के नाम पर जी, मुझे जहाँ तक याद है 2004 या 5 में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में जी, एक आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना हुई, जिसका ऑफिस सचिवालय के अंदर खुला, बनाया गया। तो डे 1 से मैंने देखा कि वहाँ पर डॉक्टर R.K. पांडे शायद कुमाऊं यूनिवर्सिटी में अल्मोड़ा कैंपस में कहीं प्रोफेसर थे, बहुत लगन से, और प्रारंभिक इनिशिएटिव लेवल पर काम करने की, एक तो आपदा की अपनी चुनौतियां हैं, फिर आपदा प्रबंधन और मिटिगेशन की जो बात है, न्यूनीकरण की, बहुत गंभीर चुनौती होती है। मैं उनसे बड़ा अक्सर, मैं प्रायः जब हम कवरेज में जाते थे सचिवालय, तो मैं प्रायः उस केंद्र में ज़रूर जाता था। वहाँ कई अन्य लोग भी थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डॉक्टर रोतेला होते थे, जी जी, एक डॉक्टर N.K. पांडे जी भी थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिटरेचर तैयार किया और अच्छे प्रयास हुए। और पत्रकारों के बैठने के लिए एक व्यवस्था भी वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर यदा रखी हुई कदा थी। वो सूचनाओं का संप्रेषण भी करते थे। मैं जाता था, उनका लिटरेचर भी पढ़ता था। और पत्रकारों के लिए, इंजीनियर्स के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, समय समय पर उनके लिए प्रशिक्षण भी होते थे। बाद में उन्होंने ये भी किया, संभवतः न्याय पंचायत स्तर पर करीब शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है 18 युवाओं को प्रशिक्षण दिया आपदा प्रत्येक न्याय पंचायत। हाँ, बचाव और राहत। ये मतलब कोई भी आपदा आई तो सबसे पहला काम होता है रेस्क्यू का, और दूसरा फिर होता है रिलीफ का। बिल्कुल। आदमी आपने जख्मी है, वो ही इज़ बरीड अंडर द ग्राउंड या किसी उसमें मकान के ढांचे में कहीं दबा हुआ है, तो उसको निकालना, रेस्क्यू करना पहला काम होता है। फिर वो निकला जख्मी है, उसका उपचार है, रिलीफ देना, और जो बच गए हैं उनको, क्योंकि किसी का मकान ढह गया तो उसका सब कुछ ढह गया, बिल्कुल, घर में जो रखा हुआ राशन है, पानी है, कपड़े हैं, जेवर है, सब चला जाता है, तो उसको भोजन इत्यादि की भी, ये गवर्नमेंट वाला पार्ट है, ये सब उपलब्ध है। तो काम जो विज़न था उस सेंटर का, उसका विज़न जो था और वो जो विचार बाहर आ रहे थे और जिस रूप में उसको अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का जो प्रयास हुआ, वो बड़ा अप्रिसिएबल था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी उनके करीब एक तो मैंने औपचारिक प्रशिक्षण भी लिया वहाँ, आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू, बचाव इत्यादि, और बाकी जो उनके चलते थे तो मुझे कहा जाता था कि आप बैठिए, इंजीनियर्स का हो रहा है, जैसे अर्थक्यूब इंजीनियरिंग पे, अब उसके बाद ये हो रहा है रेट्रोफिटिंग पर बात होती थी, जैसे जो पुराने जीर्ण शीर्ण भवन हैं तो उनको जो है उनकी रेट्रोफिटिंग करके
उनके ढांचे को मजबूत करना। जैसे मान लो पिलर है, पिलर में अंदर सरिया है, जी जी, वो पुराना हो गया ढांचा, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए फिर बाहर से अलग से कोई लोहे का जाल बना, कैसे उसकी, वो एक्सपर्ट हैं सिविल इंजीनियर, वो करते थे। तो मैं उसको भी अटेंड, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उससे। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरे अंदर एक अवेयरनेस ज़रूर आई। यदा कदा जब भले ही हम उस फील्ड में काम नहीं किए, जब किसी का ऐसी स्थिति होती थी किसी भवन की या इत्यादि की, तो मैं उसको अपनी तरफ से परामर्श देता था कि आप इसमें जो टोटल कॉस्ट 10-5% आएगी आपकी, ये उपाय कर सकते हैं, तो किसी इंजीनियर से बात करिए। अब उसके बाद भी इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी गई आपदा की, आपदा का मिटिगेशन कैसे होगा, सबसे बहुत अच्छा काम था। और अब क्या हो रहा है, याद आता है नैनीताल में जो प्रशासनिक भवन है जिला प्रशासन का, वो जो भवन है वो सीमेंट में नहीं बना है, जिसको हम बहुत आज उसकी मजबूती के में बड़े बड़े दावे करते हैं। वो 250-300 साल पुरानी जो प्रशासनिक भवन मतलब जिसमें कोर्ट है इस समय, यस, जिसमें हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो नीचे तल ऊपर वो है, जिसमें आग भी लगी थी, डीएम ऑफिस जहाँ है, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं 300-400 साल पुरानी। और क्या कहें पंजी, मैं ये देखता हूँ जो पुरानी सड़कें हैं पहाड़ में, उनमें छोटे छोटे जो नाले, उनको के लिए कलवर्ट बोलते हैं उसको, कलवर्ट बनाए जाते थे। और उस कलवर्ट में न कोई सरिया है और न कोई उसको ढका गया है, ब्रिज बनाया। वो कलवर्ट इस तरह बनाए गए हैं, वो पत्थरों को सेट करके, उसमें कोई मसाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो कोई 100 साल, 50 साल, 60 साल के हैं, कोई 80 साल के, बदस्तूर काम कर रहे हैं, वो अभी भी नहीं धसे। अब यहाँ अभी नया पुल बना, उसकी क्या कहने, अप्रोच रोड को ही आप उसकी मिट्टी सेटल नहीं करा पाए। आपने ये क्यों चिंतन नहीं किया, मिट्टी भर देने से फिर जब उस पर यातायात चले, उस पर दबाव आएगा, मिट्टी सेटल होगी, वो नीचे धसेगी, जमेगी, और नीचे बेस आपने ऐसा बनाया था, वो जो मिट्टी नीचे ऊपर से जो गहरा गड्ढा बना, तो वो जो मिट्टी थी, जो पानी का प्रवाह उसको मिट्टी को वो कहाँ को ले गई, आपने कहाँ स्पेस छोड़ा था नीचे भी, शायद अगर वो नहीं होता तो मिट्टी नहीं बहती, गड्ढा जरूर बन जाता, लेकिन जो जिस तरह बना मिट्टी पूरी बह के उड़ गई। और आपको ध्यान होगा थानो रोड पर एक बडासी पुल, दो फ्लाईओवर, उनमें भी ये हुआ था, उनके अप्रोच रोड साइड से जो है पूरे खत्म हो गए थे। आज भी वो निशान वहाँ हैं, तब से वो उसको ठीक नहीं कर पाए हैं। सड़क की चौड़ाई कम करके उसका वो जो तात्कालिक उपाय किया गया वैसे ही पड़ा, और वो हादसों का न्योता, उन हादसों को न्योता दे रहा है। और ये हालात कब हो, बस पूरे उत्तराखंड में कई जगह हैं, कई जगह, ये तो नजदीकी क्षेत्र। हमें सीखना चाहिए अंग्रेजों से, हम भले ही हमें उनकी दास्तां स्वीकार नहीं रही, नहीं, आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए अंग्रेज, लेकिन उनका जो काम था, जो काम की जो गुणवत्ता थी, उस गुणवत्ता, उसको तो हम सीख सकते हैं ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजों की हर चीज़ आप, अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने 100-200 साल राज करने की सोची थी, लेकिन अब जो सरकारें आ रही है उनका टारगेट 5 साल का है। 5 साल है, तो ये 5 साल के लिहाज से आपको ऐसा भी लगता होगा 5 साल के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी आशास्पद बात है, चिंतनीय भी है कि हम 5 साल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, राज्य के लिए कर रहे हैं, राज्य की जनता के लिए कर रहे हैं, तो क्यों कर उसको आप एक दीर्घकालिक योजना के रूप में देखें। आज हमने क्या, पुल बार बार बनेगा, एक पुल की लागत कितनी होती है, करोड़ों में पुल बनता है, तो क्या उसमें स्थायित्व तो नहीं होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो 150 साल चले। चलो आप 200-300 साल वाले पुल और कलवर्ट या भवन नहीं बना सकते, अरे 150 साल वाले ही बना लो। अब खेल वही है, गुणवत्ता से हर स्तर पर समझौता हो रहा है, जिस तरह का चल रहा है, जिस तरह से टेंडर तो एक मात्र औपचारिकता है, ऊपर से जिसका जो हो गया, जिस ठेकेदार पे कृपा बन पड़ी सिस्टम की, जो भ्रष्ट सिस्टम की,
तो उसको काम मिल जाता है। अधिकारी को टेंडर आवंटित करने वाले अधिकारी पे दबाव होता है कि भाई नहीं, इन्हीं ठेकेदार साहब को देना है। अब वो देना क्यों है? जब चुनाव लड़ा था तो ठेकेदार लोगों ने ही पैसा लगाया था। ये तो सच है। बिल्कुल। ये ऐसा कड़वा सच है। ये केवल मैं उत्तराखंड की नहीं कह रहा हूँ, ये सभी जगह। मैं तो यूपी में बहुत काम किया, मैंने दिल्ली में भी रहा, तो ये सभी जगह है। मैं किसी राज्य विशेष की बात नहीं है। तो ये सिस्टम में जो घुन लगा है करप्शन का, खासकर जो बुनियादी ढांचे के निर्माण में जिस तरह से जो समझौते हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। अब आप रोते रहेंगे, फिर नई सरकार आएगी, फिर कोई और सरकार आएगी, फिर जनता रोती ही रहेगी। आज कोई मरा, आज कोई गड्ढे में गिर गया, आज ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया, गाड़ी में वो गिरा, पूरा परिवार ख़त्म हो गया। ऐसे हादसे हुए हैं। एक कार में एक परिवार जा रहा है, ऊपर से मलबा आया, बोल्डर गिरा, पूरा परिवार ख़त्म हो गया। देखा है हमने, इसी सीजन में देखा। तो उम्मीद है, और ये सब सरकारों पे भरोसा करके नहीं होने वाला है। मैं अभी पिछले दिनों ऐसा भी देखा है कि नई सड़क बन रही थी और बिटुमिन पड़ रहा था ऊपर से, जिसको डामरीकरण कहते हैं। तो कोई जागरूक लोग थे, तो वो हाथ से वो डामर की पपड़ियाँ ऐसे ही निकाल रहे थे। नीचे देखा तो उसकी कई डामर ऐसे नहीं पड़ता है, नीचे 3-4 लेयर अलग अलग होती हैं। सोलिंग होता है, फिर उसके बाद मिट्टी होती है, फिर छोटी रोड़ी होती है, फिर वो होता है, फिर एक रेते की लेयर होती है, तब फिर उस पर बिटुमिन का घोल छिड़का जाता है। फिर बिटुमिन किसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, पता चला 5-6 इंच होनी चाहिए, या 4 इंच या 5 इंच। ये तय होता है कि यातायात का दबाव कितना है, उस हिसाब से बिटुमिन की लेयर तय होती है। तो यहाँ कुछ भी तय नहीं है। यहाँ तो एक ही चीज़ तय है कि कमीशन कितना है, ये तो तय है, लेकिन क्वालिटी कोई नहीं देख रहा। यही कारण है कि जो PMGSY से या कोई और एजेंसी के थ्रू कहीं से भी जो ग्रामीण सड़कें हैं, जिनके लिए माननीय विधायकगणों के बड़े दबाव रहते हैं, वो भी गुणवत्ता नहीं देखती। वो उनका ये होता है, हमने सड़क दे दी आपको, अब अगले जो है 1 साल 2 साल में जो चुनाव होगा तब तक तो ये रगड़ के चली जाएगी, अपने वोट पक्के हो गए, बाकी बाहर से जा। इस तरह की सोच हो गई है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि ये इसमें थोड़ा चले, 10-20 साल चले, कोई जवाबदेही तय हो। हालांकि कागज़ों में है कि कोई निर्माण अगर किसी ठेकेदार करता है, जो भी हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे पुल हो, तो 3 साल तक उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। अब आप बताइए, लेकिन अनुपालन कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। अब इस पर फिर खर्चा हो गया। ये जो 16 करोड़ का पुल का अप्रोच रोड था, इसमें फिर गवर्नमेंट ने तत्काल, जिला प्रशासन ने जो भी व्यवस्था की, पैसा तो खर्च होता है। बिल्कुल। कई ट्रकों के हिसाब से वहाँ पर वो लाया गया मिट्टी, और उसकी वसूली कैसे की जाएगी, कहाँ से करेंगे, की जाएगी, ये एक बड़ा जो भी है। अब क्या करें, तो भगवान जाने। अब आपदा मोचन निधि के नाम पर लोग ले जा रहे हैं खूब पैसा, और CM जो निधि से भी ले जा रहे हैं, और कई ऐसी निधियां हैं जिनका जो ऑडिटेबल अकाउंट नहीं है उनके। बड़े कई बार सवाल भी उठते हैं इन चीज़ों पर। अब ऐसा भी नहीं है ना, खैरात बांट दी जाए आपदा के नाम पर। बिल्कुल। तो खैरात नहीं बांट सके, वो लोक धन है, लोक धन की बर्बादी नहीं हो, ये सुनिश्चित करना सिस्टम का, सरकारों का काम है। और जो अधिकारीगण हैं जिन पर जवाबदेही है, जो लाखों रुपया वेतन और अन्य सुख सुविधाओं में जिन पर खर्च होता है, उनकी क्या जवाबदेही है, आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखनी है। बहुत लंबा विषय पंजी ये है। बस इतना ही निवेदन करना चाहेंगे आम जनता से कि जब आप नहीं जागोगे तो आपको यही टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़कें और जानलेवा पुल और उनकी अप्रोच सड़कें और हमारी गलतियों से जो हमने नदियों के प्रवाह क्षेत्र को जो हमने जहाँ अतिक्रमण किए हैं, हमने का मतलब सभी ने, जिसने भी, सरकारों ने, तो अगर हम खुद जागरूक नहीं हुए तो कोई सरकार आपके जीवन को बचाने वाली नहीं है। हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। और सिस्टम कहीं
ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको भी देखना होगा। जो भी तरीका हो, हमारे पास गांधीवादी तरीका तो कम से कम है ही है। बिल्कुल कि कोई सड़क गलत बन रही है तो हम सड़क के किनारे कहीं बैठ करके उस पर विरोध तो हम दर्ज करा सकते हैं। कम से कम सिस्टम कहीं तो जवाबदेह बनेगा। और दिक्कत यही है कि आजकल हो क्या रहा है, जिम्मेदारी और जवाबदेही वाले जो शब्द हैं ये भाषणों में और सरकारी जब स्वीकृतियां जारी होती हैं उनका खाली एक ये शब्द वहाँ तक सिमट गए हैं। जब कोई घटना होती है तो वो जिम्मेदारी और जवाबदेही इसका अभाव दिख रहा है। और मैं ये थोड़ा बहुत नहीं, ये 90% से ज़्यादा है जवाबदेही तो। हाँ, कहीं पर कमज़ोर है व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो चाहे छोटा अदनासा कर्मचारी हो, बड़ा तो हैवी वेट होता ही है, मगरमच्छ तो बहुत भारी होता है। अब छोटी मोटी मछलियों को तो आसान है, बिल्कुल। तो ये भी होता है। तो जवाबदेही तय करने के नाम पर, औपचारिकता के नाम पर छोटी मछलियों को शिकार कर दिया जाता है। बहुत बहुत ऐसे उदाहरण हैं। अब किस किस को गिनाएं, फिर वो व्यक्तिगत हो जाता है। कोई कहेगा लो जी, तो कहने का मतलब यह है ऐसा ना हो। जवाबदेही नीचे जेई से लेके चीफ इंजीनियर तक सबकी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही तो उस क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की है उनकी जिसने भी है। उसको स्वीकृत किया है। बिल्कुल, वो कैसे समझौते कर रहा है। अब क्या कहें, अगर वो समझौता कर रहा है तो कोई निहितार्थ तो होते हैं। बिल्कुल, बिना निहितार्थ कुछ होता नहीं। देखिए, ठेकेदार उसी का है, ठेकेदार की सिफारिश भी मान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो अपने चहेते ठेकेदार को क्यों कर कहेंगे कुछ। फिर आगे चुनाव लड़ना है, फिर धन की ज़रूरत होगी, तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। और अब हम तो इतनी अपेक्षा करेंगे कि भाई खूब सड़कें बनाओ, खूब काटो, पहाड़ों के सीने चीर दो, लेकिन एक कृपा कर दो कि कम से कम जब कटान भी करो तो उसको वैज्ञानिक ढंग से कर दो। लेकिन स्लाइड जोन मत डेवलप नहीं, लेकिन सर भाई सवाल ये है कि पहाड़ में कहाँ सड़क बनेगी और सड़क का लंबाई या प्रारूप क्या होगा, ये अब वैज्ञानिक तय नहीं कर रहे हैं, इसे जनप्रतिनिधि और ठेकेदार तय कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में वैज्ञानिक स्वरूप का हम कैसे इसको मान सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से कटान किया जाएगा। देखिए पंजी, हम हर पहाड़ को काट करके सड़क नहीं बना सकते। मिट्टी का एक बियरिंग कैपेसिटी है, बिल्कुल, एक नेचर है उसका। मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, हम बस काट दे रहे हैं। मिट्टी का क्या परीक्षण किया जा रहा है? जब आप टीपीआर बनाते हैं, जब उसका रोड का जब लेआउट बनता है, कहाँ कहाँ से कैसे जाएगी, होना तो ये चाहिए कि जिस जिस पहाड़ या जहाँ से वो गुजरेगी वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिट्टी का परीक्षण तो करिए। रॉक क्या है, कितना है, नीचे रॉक है, नीचे ऐसी मिट्टी तो नहीं है जो एकदम धंसाव की स्थिति में हो। और जब हम भवन बनाते हैं, हालांकि औपचारिकता होती है, सरकारी जो मल्टी स्टोरीड भवन बनते हैं उसमें मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, परीक्षण किया जाता है। तो आप जब सड़क काट रहे हैं तो आप परीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये अध्ययन क्यों नहीं किया जा रहा है कि जब ये सड़क कटेगी तो यहाँ कोई एक स्लाइड जोन बनेगा, धसाव कितना होगा, कितनी संभावना है, कहाँ जल स्रोत है, कहाँ जल स्रोत है। कई बार होता है, आपने देखा होगा सड़कों के जो पहाड़ी की ओर का क्षेत्र है वहाँ पर पानी टपकता हुआ अक्सर जल स्रोत, हाँ, जो ध्वस्त हो जाते हैं। यस, और वो 12 महीने हैं कई तो स्रोत ऐसे। बिल्कुल। आप मसूरी रोड पे भी जाएंगे, यहाँ भी है, कुठाल गेट से पहले या आगे कहीं तो पानी बराबर चलता है। तो आप देख नहीं रहे नीचे इसके। हम बड़ा कोई नदी ना कहें तो नीचे एक नदी, कोई धारा, जलधार तो है ना, है, बिल्कुल है। और वो जलधार आप कैसे कल्पना कर दे रहे हैं कि हम इसको काटेंगे तो ये वो एक तरीके देखा जाए तो दोहरा नुकसान है। एक तो सड़क का नुकसान है, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा जल स्रोत का भी, जल स्रोत का नुकसान है, वृक्ष वनस्पतियों का है।
और जीवधारी जो छोटे छोटे जीव हैं उनका क्षति होती है। और हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, मैंने एक बार एक IFS मित्र थे, हमारे मित्र भी थे, वो IFS अधिकारी और PCCF रैंक से रिटायर हुए। मैंने उनको कहा, जब वो ये राजाजी पार्क के डायरेक्टर थे, मैंने कहा जो मैं कभी कभी ट्रेन से आता था तो हरिद्वार से बीच में कांसरोज बेल्ट में सड़क के किनारे, रेल पटरी के किनारे दोनों ओर सैकड़ों पेड़ गिरे हुए थे, वो कई सालों से गिरे थे। वो मैंने एक कल्पना की, ये पत्रकार है, सोचते थोड़ा सोच लेते हैं, तो मैंने अनुमान लगाया कि ये सैकड़ों हजारों पेड़ हैं और इस तरह अंदर भी होंगे। ये तो बाहर से इतने दिख रहे हैं तो अंदर भी होंगे। तो अगर इन पेड़ों को समय पर उठा लिया जाए और इनको इमारती लकड़ी के रूप में इनको उठा करके बेचा जाए, तो उस समय जो उत्तराखंड राज्य पर कर्ज था, मेरे ख्याल 30-35 हज़ार करोड़ का कर्जा था। मैंने अंदाज लगाया कितनी घन मीटर लकड़ी हो सकती है। उसमें साल भी था, सागौन भी था, अन्य जो महंगे वाले भी थे, सब तरह के। तो मुझे लगा कि कम से कम आधा कर्ज तो उतार सकती है ये गिरे हुए पेड़ उत्तराखंड का। काटने की जरूरत नहीं है, जो गिरे हुए। हाँ, तो उन पेड़ों को क्या हो रहा है, वो धीरे बारिश, धूप और दीमक या अन्य जो जीवधारी हैं वो उसको नष्ट कर रहे थे, उसकी स्वभाव वो है। तो मैंने उनको कहा, अपने मित्र भारतीय वन सेवा के अधिकारी को, कि आप इनको उठा करके, इससे तो हमारा राज्य को बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, आप ये क्यों नहीं कर लेते। बोले शर्मा जी एक बात बताएं आपको, हमारा काम केवल पेड़, वृक्ष, वनस्पति और ये वन्य जीव बचाना नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र में इकोलॉजी। मैंने कहा हाँ, मैंने तो ये पढ़ा भी है, साइंस में, बॉटनी में भी पढ़ा था जी। तो उन्होंने कहा पारिस्थितिकी तंत्र में चींटी, दीमक से लेके सभी जीवधारियों का महत्व है। और एक फूड साइकिल में, भोजन चक्र जिसको कहते हैं, अब दीमक क्या खाएगा, उसको लकड़ी ही खानी है। और दीमक आपने देखा होगा, कई जानवर, कई जो वन में हैं वो दीमक पर डिपेंड है, उनका आहार है। तो एक फूड साइकिल है। अगर हम ये सारे पेड़ हटा देंगे, ये चेन, तो हमारा तो इकोलॉजिकल सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे चूंकि मैंने पढ़ा भी था थोड़ा बहुत, तो मैं उनसे सहमत हो गया अपने मन ही मन। और आज शायद वही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। तो हमें चिंतन करना पड़ेगा, जो सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है, ब्यूरोक्रेट में बहुत समझदार, बहुत, मैं अक्सर बैठता हूँ, बड़े जब कहीं फुर्सत में होते हैं तो 10-5 मिनट बड़ी बौद्धिक चर्चा हो जाती है, तो हम भी उनसे कुछ सीख लेते हैं। संभवतः वो भी हमसे कुछ फीडबैक ले पाते होंगे। तो क्यों कर ऐसे लोग जब सिस्टम में हैं, तो उनकी सेवाओं का, उनके ज्ञान का, उनके कौशल का इस्तेमाल क्या हमारी सरकारें कर पाती हैं पूरा, या हम केवल चहेतों के नाम पर सिस्टम में महत्वपूर्ण पदों पर उनको बैठा करके राज्य का कौन सा भला करने वाले हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, बिल्कुल, जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बट दे हैव नो एनी अपॉर्चुनिटीज। जो काम करने वाले हैं वो कहीं कोने में हैं। बिल्कुल, ऐसा भी है, ऐसा भी। अब कई बार ये भी होता है कि दिक्कत है, जब एक तो ये हुआ जब गठबंधन सरकारों का दौर आया, और उसके बाद जब चुनावों में पैसे का बोलबाला, पहले धनबल का बोलबाला होने, पहले बाहुबल चलता था, अब धनबल हावी हो गया। तो जब से धनबल हावी हुआ और गठबंधन सरकार है, तब से हो क्या रहा है कि दलों को, विधायकों को, सांसदों को अब खरीदना भी पड़ता है, सरकार गिरे नहीं बचाने के लिए। जब इस तरह की बातें होने लग गई, तो सरकारों की भी व्यवस्था हो गई, उन्हें सिस्टम में इस तरीके के जिम्मेदार, जवाबदेह, ईमानदार की जरूरत नहीं रही है, उन्हें फंड मैनेजर की जरूरत पड़ने लग गई। और ये कड़वा सच है। बिल्कुल,
मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी सरकारों का यही हाल है, हर राज्य में यही हाल है। हर राजनीतिक दल की जो स्थिति धनबल से कमजोर हुआ उसकी सरकारें गिर जा रही। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि इनकी व्यवस्था है, ये व्यवस्था, यह राजनीति का बदलता स्वरूप। लेकिन व्यवस्था को हम गुणवत्ता से समझौता करके अपनी व्यवस्था का, उसके परिपूर्णता का की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही, ये भी एक पाप है। और जिस जनता ने हमें चुना है, जिसके लिए हम, अगर हम ब्यूरोक्रेट हैं तो हम जनता के नौकर हैं, उसके मालिक तो हैं नहीं। हम जनता के ही नौकर हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ईमानदारी से। बिल्कुल। नहीं तो ये राज्य जो है, पूरा राज्य, खासकर पर्वतीय क्षेत्र, पूरा साल भर स्लाइड जोन बन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप बनाइए सड़कें, हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया सड़कें बनाने में एक साल में, कितनी बचा पाएंगे? क्या साल भर यातायात चल रहा है उसमें? क्यों चिंतन नहीं किया जा रहा है? तो इस पर गौर फरमाना होगा। पंजी, आपने बहुत अच्छे विषय के साथ मुझे ये अवसर दिया कि मैं थोड़ी जो अपनी व्यथा है, क्योंकि जब राज्य बना था हमने बनते हुए भी देखा, आंदोलन भी देखा, और आज भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ, बहुत सड़कें बनी, बहुत कुछ हुआ है, उद्योग भी लगे, सब कुछ लगा। लेकिन जिस तरह की संवेदनशीलता की ज़रूरत है तो वो कहीं से आएगी नहीं। तो जो संवेदना की जो धारा है, जो संवेदना के जो फूल हैं, यूँ कहें, वो अपने भीतर ही खिलेंगे। बिल्कुल। अपने भीतर से ही उसको करें, कोई नहीं आएगा। तो वही बोध यही करना है कि हम कितने जिम्मेदार हैं और कितने जवाबदेह हैं जनता के प्रति। अभी आपने बात की प्राकृतिक आपदा के लेकर या आपदाओं में सड़कों के रोल के लेकर। अब अगर हम यहीं पे बात करते हैं जीव और मानव के संघर्ष, जो एक आपदा का दूसरा स्वरूप है, उस पर, तो उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसके लिए तो अब मान लिया जैसे कहीं गांव, अब ऐसा तो है नहीं, बाघ कहीं देहरादून शहर के अंदर तो आ रहे हैं, मतलब किनारे। हाथी परसों स्पोर्ट्स हाँ, कॉलेज अभी यहीं पर आए थे, एक महिला को मार दिया। तो ये क्यों हो रहा है? आप देख रहे होंगे रिजॉर्ट बन रहे हैं। आप देखिए, सहज धारा से एक रोड जाती है, वो मसूरी कहीं आगे मिलती है, उसके आधे, करीब लगभग आधे मार्ग तक एक बार में गया, ऊपर नीचे, और नीचे कुछ वो नदी भी है जो सहज धारा में आती है। वहाँ देखिए क्या हालत है, कितने रिजॉर्ट बन गए, कितने वो तथाकथित वो रिजॉर्ट तो क्या है, मैं क्या कहूँगा, क्या हो, ऐशगाह बन गई हैं। मतलब वो शब्द यहाँ पर उचित नहीं होगा। मतलब क्या नहीं हो रहा है, कितना पाप हो रहा है। बिल्कुल। कितना काटा। अब वो हैबिटेट था जानवर का, जानवर कहाँ आता है पानी पीने के लिए? नदी में ही आता है। नदियों पर आपने कब्जे कर लिए, तटों पर सब। अब वो मारेगा नहीं तो क्या करेगा? और हाथी को तो कम से कम 50, 60, 100 लीटर पानी पीता है वो, 150 लीटर तक पी जाता है। अब उसको पानी में वो करा, देखिए गर्मियों में क्या हाथी व्याकुल हुए रहते हैं। तो इसी, आप यहाँ से हरिद्वार जाएंगे तो लाल तप्पड़ इलाके में हाथी मिलेंगे, 7 मोड़ वाला इलाका, वहाँ हाथी मिलते हैं। एक बार तो मैंने देखा, वो नटराज होटल है ऋषिकेश जहाँ शुरू होता है, वहाँ क्या उत्पात मचाया हाथी ने। कई गाड़ियाँ तोड़ दी, वृक्ष तोड़ दिए, वृक्ष की शाखाएँ तोड़ दी, किसी आदमी को दौड़ा दिया। तो ये रोज की हो गया। अब यहाँ तो स्पोर्ट्स कॉलेज के पास देखिए, बिल्कुल, कितनी चिंताजनक बात है। अच्छा शर्मा जी, आप एक बात तो थोड़ा गंभीरता से हमें गौर करने की ज़रूरत है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमने अपनी जीवन शैली बदली है और पहाड़ों से लगातार पलायन हुआ है, क्या वो भी मानव और वन्यजीव संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण है? देखिए, गांव तो करीब, ये तो सरकार की फिगर है
विधानसभा में बताई गई, शायद 1100 से अधिक गांव वो मानवविहीन भूतहार हो भूता गए, हो गए। मानवविहीन हो गए। अब उनकी अब संख्या वह शायद 2000 खंडहर तक हो गई है। अभी मैं एक देख रहा था तो गांव में वो 25-30% परिवार हैं, अभी कहीं कहीं 5% हैं। किसी में 2 ही परिवार हैं। तो जो खंडहर बना मकान जिससे पूरा परिवार पलायन कर गया, उनमें अब बाघ और तेंदुए उनको बच्चों को जन्म रहे हैं उसमें। वो एक महिला किसी एक बाघ के बच्चे को उठा के भी ले आई थी। वो 2-3 को तो ले गया, लेकिन एक रह गया तो उसको महिला ले, फिर उसने फॉरेस्ट वालों को, क्योंकि वो उसको रखना और पाल भी नहीं सकती। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के नाम पर अरे बाघ को कोई पाल भी तो सकता है। अब आप राजस्थान में जाएंगे, वहाँ जो हिरन है, जो बिश्नोई लोग हैं, वो गाय से ज़्यादा मानते हैं उसको, उनको पालते भी हैं, लेकिन पालने का अधिकार नहीं देती गवर्नमेंट। ठीक है, वाइल्ड एनिमल है तो उसको वाइल्ड में ही उसका प्रवास है, वहीं ठीक है, और वो किसी का भोजन भी है। बिल्कुल। अब सवाल है वो भी सड़क की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जंगलों में ऐसा लगता है पंजी पानी का अभाव। एक बार कोई मंथन सभागार है वन विभाग का, तो उसमें अधिकारियों की संभवतः मंत्री कौन थे, हरक सिंह रावत जी थे या कौन थे, काफ़ी बड़ा मंथन हो रहा था कि साहब अब वो जगह जगह लगा रखे हैं, बोर्ड भी लगा रखे हैं कि वन्य जीवों को खाद्य पदार्थ न दें, और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा फला फला के तहत दंडनीय है, ऐसे बोर्ड पढ़ते हैं हम। मैंने सवाल कर दिया, सारे सीनियर वन विभाग के सीनियर ऑफिसर थे, कंजर्वेटर से ऊपर के ही थे सब, चीफ कंजर्वेटर या पीसीसी। हमने कहा मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि जब हम आम खाते हैं और गुठली को हम कहीं यूँ ही फेंक देते हैं या खेत पे या कहीं गुठली को, मैंने कहा मैं देखता हूँ उस सीजन के बाद बरसात में वो गुठली से एक अंकुर आता है, वो पौधा बन जाता है। तो मैंने कहा क्या ऐसा नहीं कर सकते, आप कह तो रहे मणिमाई मंदिर से आसपास तमाम इधर बंदरों का झुरमुट प्राय मिलता है, तो मैंने कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आम खाएं और गुठलियाँ सड़कों के किनारे कम से कम जंगल की ओर 10-15-20 फीट 25 फीट अंदर जाके छोड़ दें, फेंक दें। उससे कोई, हालांकि वो आम वैसा नहीं बनेगा, वो कट्ठा बनेगा। मैंने तो वो जो बानर इत्यादि हैं जो ये आते हैं सड़कों पे भोजन, अगर उनको आहार जंगल में मिलने लगेगा तो वो क्यों आपका हलवा पूरी मंगलवार को जो वो लोग जो वृद्धावस्था में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और हर मंगलवार को बंदर को खाना खिलाने आते हैं, तो वो क्यों कर हलवा पूरी खाएंगे उनका, बिल्कुल, जब उनको जंगल में उनका आहार मिलेगा। वही बाघ के साथ है, वही तेंदुए के साथ है। तो उनमें कुछ अधिकारी हंसने मेरे खिल्ली सी उड़ाने लग गए, बोले साहब वो सरवाइव नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अरे मैंने कहा कि अरे 100 फेंकेंगे 2-4 तो करेंगे, हम कब कह रहे हैं इसको 100%। वो मैंने कहा सरवाइव तो आप जब 1000 पेड़ लगाते हैं तो 5% भी नहीं करते। अब मैं ये सवाल करूं कि आप 1000 लगाते भी हैं कि नहीं लगाते, तो 5% ही सर्वाइवल रेट क्यों है? आपने तो 1000 पेड़ लगाए थे। मैंने कहा कई सवाल पैदा होते हैं, हम 100 गुठलियों से 2 आम के पेड़ नहीं होंगे। आप अमरूद खाइए, अमरूद का बीज भी, वो तो मल के साथ भी, कहीं आदमी जंगल में जाता है मल के साथ भी अमरूद के बीज चले जाते हैं, पता चला वहाँ अमरूद का कोई पेड़ खिल गया। कई बार हमने देखा है जंगलों में, हम बचपन में थे जंगल में जाते थे, गाय चुगाने जाते थे, तो हमारे अंदर कई ऐसी वनस्पतियाँ मिलती थी जंगल में, जो अमरूद के पेड़ मिल गए, लीची का पेड़ मिल गया, कटहा आम के बहुत पेड़ मिलते थे। बिल्कुल, मेरे घर के इर्द गिर्द जो जंगल थे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उनके टप के आम भी खाए हमने, बहुत बड़े वृक्ष हो गए थे। बिल्कुल। तो ये टप कैसे, का आम का पेड़ तो पहले मिलता ही जंगल में जी था। जी जी, अब वो कैसे हो गया? आप क्या, मैंने कहा ऐसा इतना तो हमें मत समझाइए, आप कुछ मत करिए। एक फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी अपने उसकी बीट में इतनी में ही लगा दीजिए, फेंकिए गुठलियाँ, फेंकिए सड़े हुए जो अमरूद के फल हैं वो फेंक दीजिए, लीची की गुठलियाँ फेंक दीजिए, कुछ तो करिए। आप उपाय भी नहीं सुझा रहे। तो तब एक IAS अधिकारी ने बड़ा ऐसा सवाल कर दिया,
बोले हमें जितनी आवारा गाय जो सड़कों पे जो फिर रही हैं, छोड़े गए हैं, गौवंश इत्यादि, तो बोले इनको जंगल में छोड़ देना चाहिए। हमने कहा बड़ी अच्छी से, क्या क्यों छोड़ देना चाहिए? मैं उन अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, अभी बड़े ऊंचे पद पर हैं, तो क्यों छोड़ देना? बोले वो जंगल में जो बाघ और तेंदुए हैं उनके काम आएंगे। वो अच्छा हुआ उन्होंने किसी सार्वजनिक मंच से ये बात नहीं की। तो मंथन सभा का मंथन हो रहा था, तो कुछ मीडिया के भाई भी थे, मुझे लगा कि मैं यहीं से क्यों न इस खबर को उठाऊं, ऐसी इच्छा हुई। मैंने कहा इसकी आलोचना से बाहर झेल नहीं पाएगा। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? गौवंश, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि गौवंश, कितनी गायें आप उपलब्ध करा पाएंगे, कितने बाघ हैं? आप दावा तो कर रहे हो कि इंडिया में शायद दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर हम सबसे अधिक बाघ वाला राज्य बन गए हैं। कितने बाघों को आप इस तरह से भोजन उपलब्ध करा पाओगे? फिर तेंदुए कहाँ जाएंगे? फिर शेर भी है, फिर दूसरे लकड़बग्गे हैं, जंगल में तो बहुत हैं। दो उपचर हैं, बाघ चलो शिकार करेगा, तेंदुआ शिकार करेगा, उसके उपचर जो हैं। एक आसान शिकार मिलने पे क्या उस जीव की परिस्थिति तंत्र में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, तमाम कई बातें हैं। तो इस तरह की बात कई, जब बुद्धिजीवी लोग, जो IFS अधिकारियों को इकोलॉजी पढ़ाई जाती है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, उनको सब कुछ ये पढ़ाया जाता है, तो लेकिन उनको ये भी पढ़ाया जाता है कि जंगल के जो इर्द गिर्द जो गांव हैं, जो आबादी क्षेत्र हैं, उनको वो सहचर हैं, उनको उचित मात्रा में घास, लकड़ी, जलौनी लकड़ी, इमारती लकड़ी, ये पहले से व्यवस्था है पंजी। मुझे याद है कि हक हकूक की लकड़ी गांव में हर साल मिला करती थी। वो बारी बारी से पंचायत या प्रधान वगैरह, उत्तराखंड राज्य बनने तक तो इसका पूरा एक सिस्टम, बहुत बढ़िया सिस्टम था। तो लोग अनावश्यक वनों को कभी क्षति नहीं पहुंचाते थे, बल्कि सुरक्षा करते थे। कुमाऊनी और गढ़वाली जो लोक गायक हैं और या लोकगीत जो जिन्होंने लिखे हैं, मेरे जीवन से पहले की भी ऐसे गीत हैं जिनको समय समय पर लोगों ने, गायकों ने गाया भी है। पार भीड़ा कोच घसारी मालू न काटे मालू। हमारे तो पहाड़ के लोग जंगल के संरक्षक रहे, इनसे बड़ा संरक्षक कोई है कि मालू को मत काटो, मालू को मत। बिल्कुल। और ऐसे कई, नरेंद्र सिंह नेगी ने भी बहुत बाँझ को लेके गीत हैं। और आपका इसको भगवान शंकर का सबसे प्रिय जो पुष्प है धतूरा, जिसका हम आजकल वो बने जो खिलता है अप्रैल में, है ना, बुरांस। प्रकृति के संतुलन, आज बड़ी बातें हो रही है जलवायु परिवर्तन पर। बाँझ आपने काट दिए, कभी सड़क के नाम पर काटे, कभी किसी काटे। गांव वाले तो उसकी पत्तियां जरूर चुनते हैं, वो भी एक निश्चित समय में। उसमें जब ब्रांच काटते हैं तो वो और ज़्यादा फैलाव आता है उसमें, वो भी एक साइकिल है। अब आप कभी उनको बाँझ भी नहीं काटने देते। और सभी जानते हैं कि बाँझ की जो जड़ें हैं, प्राकृतिक जल स्रोत को उत्पन्न करने में उनकी बड़ी भूमिका है। और उस जल की जो गुणवत्ता है, उसका pH फैक्टर देखिए आप, जो बोतल बंद पानी आ रहा है उसका pH फैक्टर देखिए और उसका देखिए, वो तो अमृत है। तो कर तो हम ही रहे ना सब। बिल्कुल। अब जंगली शुअर कह रहे फसल खा जा रहा है, बंदर वो खा रहे। मैं अपने गांव गया था तो गेहूं की पीछे बुआई हुई थी, इतना करीब 2-2.5 इंच 3 इंच का गेहूं था। तो उसमें उसको सिंचाई देनी होती है 24-25 दिन में। तो बंदर उनको उखाड़ के खाए जा रहा था, इतने बंदर हो गए। वैसे ही सुअर। अभी गया खेत में मक्का थी, और मक्का हमारी नैनीताल में बिकती है, सफ़ेद मक्का सीजन में, मेरे गांव में ही होती है वो। तो देखा 4 सुअर अंदर घुस गए। वो हमारे भाई बोले अरे सुअर गाँव, ये स्थिति है। अब मारो तो जीव। कई लोग हैं, गांव के लोग बड़े दयालु भी होते हैं, वन्य जीवों से उनका, हमारी पीढ़ियों से हम उनसे प्रेम करते हैं। मारने में बहुत कष्ट होता है, नहीं मार सकता हर कोई,
बिल्कुल। हमें भी लगता है कि हम अगर साइकिल से भी जा रहे हैं, कोई चींटी दिख गई तो यार इसको बचा लें, क्योंकि उसने हमारा कुछ बिगाड़ा तो है नहीं, बिल्कुल। बचा लें, कोशिश करते हैं। इतनी तितलियां देखिए, मैं भी देख रहा था बारिश के बाद, एकदम इतना झुंड के झुंड सड़कों पर आ रहे, वाहन चल रहे हैं, सब मरती जा रही। एक तरह हम तितलियों को देखने के लिए आंखें हमारी तरस गई हैं। कम दिखती हैं अब, जब बचपन में हम जितनी दिखते अब नहीं दिखती। अब नहीं दिखती। कहाँ गई? प्रकृति का सौंदर्य भी है, वो हमारी इकोलॉजी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, वो किसी का भोजन है, कोई उनका भोजन है। वो परागण मेन चीज़ क्या है? तितली और ये मधुमक्खियाँ इत्यादि कुछ ऐसे हैं जो मकरंद लेते हैं फ्लावर से। ये परागण के परागण मित्र हैं हमारे। बिल्कुल। अगर मुझे मालूम है कि हमारे परिवार के लोग जब ये बी फार्म का मधुमक्खी पालन करते हैं तो राजस्थान तक उनको माइग्रेट करके ले जाते थे। कभी रामपुर में सरसों हुई या सूरजमुखी हुआ, वहाँ ले गए। फिर सरसों राजस्थान में बहुत, भरतपुर और झुंझुनू के इलाके में मेरे ससुर जी बहुत काम करते थे, तो राजस्थान तक माइग्रेट करके ले जाते थे। और किसान आमंत्रित करता था। मैं कहना जो चाह रहा हूँ, किसान कहता साहब हमारे यहाँ रख दीजिए। क्यों भाई? वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्होंने एग्रोनॉमी भी नहीं पढ़ी, उन्होंने कृषि विज्ञान से कोई डिप्लोमा भी नहीं लिया, परंपरा। लेकिन उन्हें पता है कि मधुमक्खी आएगी, हमारी सरसों की फ्लावर में बैठेगी, तो फिर दूसरे फ्लावर में जाएगी, फिर त्वचे में जाएगी और परागण का संवहन करेगी, उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ को जब हम, यही सह अस्तित्व है, इस पर चिंता ही नहीं, चिंता करने से कुछ नहीं होना है। इसमें सहभागिता सबकी हो, सरकारों की और आम जन की, मेरी, आपकी, उनकी, सबकी, ये सभी के लिए है। ये हम चिंताएं बहुत कर रहे हैं। हम बस हो गया, कोई मर गया, किसी का मरा, बाघ ने किसी को खा दिया, आपको पता है कि उस घर का कितना बड़ा लॉस हो गया। आप 10-5 लाख रुपए दे के उस लॉस की पूर्ति कर देते हैं, आप जुबान बंद कर देते हैं। कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? किसी का एक ही सदस्य कमाऊ था, उसी को बाघ ने मार डाला। अब उसके पीछे जो 4-6 लोग हैं, अब 10-5 लाख से क्या होना है? बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, रहना, इतना महंगा ज़माना है। तो हमने तो सोचा कि हमने मरहम लगा दिया। तो मरे हुए जब व्यक्ति मरता है, मरने से जो घाव उत्पन्न होता है जीवितों जो उनके आश्रित होते हैं, उस घाव पे कोई ऐसी मरहम आज तक बनी नहीं जो उस घाव की वो पाट सके। हाँ, समय के थपेड़े उन्हें झेलने होंगे। समय वक्त से बड़ा मरहम कुछ हो नहीं सकता। तात्कालिक अनुग्रह राशि आप देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? किसी का बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल में है, महंगी पढ़ाई है, कौन उसके बच्चे की पढ़ाई ठप हो गई? उसकी बेटी का रिश्ता हुआ था, शादी होने वाली थी, कहाँ तक आप कितनी अनुग्रह राशि दो, कब तक दोगे? तो क्यों नहीं हम ऐसी कोई नीति बनाएं, एक ठोस उपाय सुनिश्चित करें कि हम भी बचें, वन्य जीव भी बचें, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र वो भी सुरक्षित रहे। जलवायु परिवर्तन की जितनी चुनौतियाँ, ये मानव जनित चुनौतियाँ हैं, कम से कम उनका तो न्यूनीकरण कर लीजिए। भाई इतना पर्याप्त होगा। उम्मीद है कि सब इस पर चिंतन करेंगे और अपने स्तर का गिलहरी प्रयत्न सब कर लेंगे, तभी ये समाधान नहीं। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयत्न किया जाएगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका शर्मा जी, बहुत बहुत। आपने बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी तरीके से विषय को उठाया। आप इसके धन्यवाद।